इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2013। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया था, ध्यान में रखेंगे। कुछ प्रमुख अधिनियम को देखें तो लॉटरी रेगुलेशन अधिनियम यह आया था 1998 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे लाया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यह आया था 1988 में। महामारी रोक अधिनियम 1897 ईस्वी में आया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैव विविधता अधिनियम, यह आया था 2002 में। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? द्विसदनीय संसद का प्रावधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश के संविधान से भारत में द्विसदनीय संसद का प्रावधान लिया गया है, ध्यान में रखेंगे। कुछ प्रमुख स्रोत की बात करें तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा यह लिया गया है जापान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह है फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट है कानून के शासन का प्रावधान, इसे लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, कानून के शासन का प्रावधान। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और अगला है राज्यपाल का पद, इंपॉर्टेंट है, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां यह मिलती है कनाडा के संविधान से। और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका यानी चुनाव का विधि यह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, राष्ट्रपति का पद है ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग यह दोनों ही लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, ध्यान में रखेंगे। और प्रस्तावना की भाषा यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे है किशोर कुमार पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार और लता मंगेशकर पुरस्कार। यह तीनों ही पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। यह दिया जाता है यूपी सरकार के द्वारा। खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ये यहाँ पे 12 राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को दिए गए हैं। इनमें से कुछ आपको याद भी होंगे और जो याद नहीं है उसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आप ध्यान में रखेंगे। बात करें मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि जबलपुर में है, और राजा भोज हवाई अड्डा जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ बांध है, जैसे इंदिरा सागर बांध, यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश का पहला नदी घाटी परियोजना है, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पे बना है। थर्ड पे है ओंकारेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पे बना है। और बांध सागर बांध यह बना है सोन नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। और एंड में है सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना, यह है नर्मदा नदी पर, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रजेश मिश्रा। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा। 1998 में इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नियुक्ति मिली थी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है?
ठीक है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 38 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। अदर ऑप्शंस को देखें तो अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत में SC ST के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 डी में पंचायत में SC ST के आरक्षण से लेकर, ठीक है। और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 19 में दिया हुआ है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 38। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसके तहत कुल 6 प्रकार के प्रावधान, कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी सम्मेलन हम लोग कर सकते हैं। संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, यानी कोई भी संघ बनाना, समिति बनाना, इसका अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, यानी भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने या निवास करने का अधिकार, यह भी 19 के तहत दिया गया है। और कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, यानी जो भी लॉ के समक्ष जो भी सही काम होगा वो हम लोग कारोबार कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? राजकोषीय घाटा, सही आंसर है ऑप्शन सी। कुल व्यय में से यदि हम लोग उधार के अलावा कुल प्राप्तियां को घटा दें तो यही हमारा होता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है? हिमाचल जो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इसे किस एक और नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कुल 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं। सबसे उत्तरी सीमा जो कि आंतरिक हिमालय का भाग है, इसे ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। अगला आता है लघु हिमालय जो कि मध्य हिमालय का एक भाग है, इसे कहते हैं हिमाचल, ठीक है। और आखिरी आता है बाहरी हिमालय जो कि सबसे बाहरी सीमा होती है, यह होता है शिवालिक पहाड़ियां। नेक्स्ट है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य यह स्थित है कर्नाटक में, कर्नाटक स्टेट में स्थित है, ठीक है। आइए हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को देखते हैं। कर्नाटक में देखिए ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको दिए हुए हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यक्षगान, कुजिता, कोडवास, बयालता, डोलुकुनिथा, नागमंडला, कृष्ण परिजात, वीरगासे, बैलाटा नृत्य और जूडुहेली नृत्य, तो ये सारे नृत्य हैं कर्नाटक से रिलेटेड, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ठीक है, उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल कहलाती है, तो वह है तिल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तिल को उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल माना जाता है। फसलों के प्रकार देखें, सबसे पहला है रबी फसल। रबी फसल शीत ऋतु की फसलें कहलाती है। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी फसल, इसमें एग्जाम्पल है गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, सरसों, अलसी, पटसन। अगला आता है खरीफ फसल। वर्षा ऋतु की फसलें खरीफ फसल कहलाती है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसके उदाहरण हैं मक्का, कपास, तिलहन, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सारागढ़ी की लड़ाई 1880 में, 1870 में,
1897 में या 1890 में? राइट आंसर हो जाएगा 1897 में, ऑप्शन सी। सारागढ़ी की लड़ाई पश्तून जनजाति और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी, ध्यान में रखेंगे। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो उस अफवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो उस अफवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरीय, ऑप्शन डी। उस पैटर्न को कहा जाता है अरीय। जब नदी किसी पहाड़ी से बहती है तो उसके पानी के बहाव का कुछ न कुछ अलग अलग पैटर्न होता है। वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये जितने भी ऑप्शन है ये उस पैटर्न के नाम है। तो अब हम लोग एक एक करके इन पैटर्न के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है अरी। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय पैटर्न कहा जाता है। अगला है अभिकेंद्री पैटर्न। जब नदियां अपना जल सभी दिशाओं में से एक गर्त में यानी एक गड्ढे में प्रवाहित करती है तो उसे कहा जाता है अभिकेंद्री पैटर्न, और इसका उदाहरण है मणिपुर में लोकटक झील। नेक्स्ट है जाफरी पैटर्न। जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियां समकोण पर उनसे मिलती है तो यह कहलाता है जाफरी। ठीक है। और आखिरी है द्रुमाकृतिक। द्रुमाकृतिक क्या होता है? जब नदियों का पानी पेड़ की जड़ों की शाखाओं के पैटर्न की तरह दिखता है, ये होता है द्रुमाकृतिक। नेक्स्ट है आलू यट्टू। किस राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? आलू यट्टू गोवा से, नागालैंड से, केरल से या फिर हरियाणा से? तो आलू यट्टू संबंधित है नागालैंड से, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नागालैंड के कुछ प्रमुख अन्य नृत्य हैं जैसे तितली, खैता, कैदाहो, खेवा, रंगब, चोंग और हेल्लिम, अर्गू सी कुकला, सदल के कई, चांगई नृत्य और कुकी नृत्य, ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन सा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? कौन सा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द ब्रोकन विंग। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है, यह पुस्तक लिखे थे एडम ली के द्वारा। द ब्रोकन विंग लिखा गया था एडम ली के द्वारा। बाकी यहाँ पे है ऑप्शन एन ऑटोबायोग्राफी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तीनों लिखी गई हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है। फसलों के कुछ प्रमुख राज्य को देखें तो कॉफी मक्का में प्रथम स्थान आता है कर्नाटक का, चाय में प्रथम स्थान है असम का, कपास में प्रथम स्थान आता है गुजरात का, और बाजरा रागी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान, अग्रणी राज्य है। ज्वार के लिए अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। गन्ना गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। जूट में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, और चावल में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, दोनों है पश्चिम बंगाल का, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा? तो इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। राइट आंसर है अपस्फीति। यह इस स्थिति को बोलते हैं अपस्फीति, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। अपस्फीति क्या होता है? तो अपस्फीति से तात्पर्य उस स्थिति से है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत घटती है, और ऋणात्मक मुद्रास्फीति को अपस्फीति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।